हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर करेंगे जो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम एसएसटी एग्ज़ाम के लिए क्लास 7 जो आपका 14 अक्टूबर 2025 को होने वाला है उसके बेसिस में हम करेंगे। क्लास 7 एसएसटी जो आपका 14 अक्टूबर मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है उसी के रिगार्डिंग हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे तो टाइम आपका रहेगा 2 आवर 30 मिनट का एंड जो आपका मार्क्स होगा वो आपके 60 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, एक बार रीड कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 6 सेक्शन होंगे, ABCDE एंड F। ओवरऑल देयर आर 14 क्वेश्चन, टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपका कंपलसरी है करना है। सेक्शन ए देखिए 1 मार्क्स का होगा एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 15 पार्ट है तो वो टोटल 15 पार्ट आपके 1 मार्क्स के हैं। ठीक है, फिर देखिए सेक्शन बी जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी में कंसिस्ट है एंड ये आपके 2 मार्क्स के हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सेक्शन सी में है एंड ये आपके 3 मार्क्स के हैं एंड 3 मार्क्स में आपको सिर्फ 40 वर्ड तक ही लिखने हैं। उसके बाद देखिए आपके सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 है एंड सेक्शन डी जो है 80 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ई देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से 13 जो आपके केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पर टोटल उसके भी 3 सब पार्ट होंगे तो ये आपके 4 मार्क्स के कैरी होंगे, तो ये आपके सेक्शन ई है। एंड लास्ट इज सेक्शन ए जो आपके क्वेश्चन नंबर 14 है, पूरा ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको मैप करके आना होगा एंड ये आपके 5 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, एंड सेपरेट क्वेश्चंस आर फॉर गिवन विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट कैंडिडेट ऑनली। तो मैप में ही आपके सेपरेट क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयर कैंडिडेट के लिए ही है, तो जो विजुअल इम्पेयर है उन्हें वो वाला क्वेश्चन करना है, बाकी सभी को आपको जो मैप दिया गया है वो मैप करना है। उसके बाद देखिए 9 पार्ट, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, आपको कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर में कुछ भी क्वेश्चन कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। इंटरनल चॉइस हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आपको और लिखा है तब आप चॉइस में है, अदरवाइज आपको सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। फिर देखिए 10th पार्ट, इन एडिशनल टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन वेरेवर नेसेसरी। तो कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन भी क्वेश्चन में गिवन होगा एडिशनल, तो वो आप रीड करते करते चले जाना। ठीक है, नाउ सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए आपका एमसीयू टाइप क्वेश्चन है, ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे तो 15 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स कैरी करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल रिसोर्स, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो नेचर में पाया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा नेचर में पाया नहीं जाता, मतलब नेचर से नहीं ऑब्टेन होता, तो डैट इज ऑप्शन बी रोड। तो माउंटेन देखिए, माउंटेन तो आपका नेचुरल रिसोर्स है, सी फॉरेस्ट ये आपका नेचुरल रिसोर्स है, बट रोड जो है ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रोड। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, आपको करेक्ट मैच बताना होगा। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बताया गया है एंड यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ डेट गिवन है, तो कौन सा डेट जो है ये करेक्ट है, तो 5 जून। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज 5 जून, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद देखिए आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसे हम क्या कहते हैं, सो दैट इज ऑप्शन डी कोर, तो हम उसे कहेंगे कोर। नेक्स्ट 4 पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ रॉक, यहाँ पर देखिए सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ रॉक का कैटेगरी में है। देखिए तीनों ही टाइप ऑफ रॉक में सेडिमेंट्री रॉक भी होता है, मेटामॉर्फिक रॉक भी होता है, इग्नियस रॉक भी होता है, दैट इज तीनों ही करेक्ट है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3, तो तीनों ही हमारे कैटेगरी ऑफ टाइप ऑफ रॉक में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए 5th पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्मिक वेव, ये आपके जियोग्राफी बुक में से है, तो जियोग्राफी बुक में आपको मिल जाएगा, ये जो साइड में बॉक्स बने होते हैं क्वेश्चन चैप्टर में, तो वहीं पर आपको मिलेंगे ये। तो यहाँ पर कौन सा सिस्मिक वेव नहीं है, तो यहाँ पर देखिए पी वेव होता है, हमारा एस वेव होता है, एल वेव होता है, बट वाई वेव नाम का कोई भी वेव हमारे पास नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा वाई वेव, तो लिखेंगे ऑप्शन डी इज वाई वेव। ठीक है,
उसके बाद देखिए 6 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस ऑफ द सन। तो जब भी हमें हार्मफुल रेस की बात की जाए जो प्रोटेक्ट करता है हमें, तो डैट इज ओजोन। सो ऑप्शन सी इज ओजोन। ओके, उसके बाद देखिए 7 पार्ट, व्हेन डिड द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट इन अमेरिका। सिविल राइट मूवमेंट जो अमेरिका में था तो वो कब स्टार्ट हुआ था। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर 1950 लिख के आते हैं, लेकिन ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बुक में देखना 1950s ऐसा लिखा है, 1950s यानी कि 1950s के बाद से स्टार्ट हो गया था, बट एग्जैक्ट भी बुक में मेंशन है, डैट इज 1964। सो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर आपके बुक में। तो देखिए ये आपका सिविक्स बुक का चैप्टर नंबर 1 है एंड यहाँ पर सिविल राइट मूवमेंट के बारे में लिखा हुआ है, सिविल राइट मूवमेंट एक्ट ऑफ 1964। तो जब आपको एग्जैक्ट यहाँ पर लिखा है 1964 तो आपका ऑप्शन भी 1964 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 पार्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट गवर्नर। कौन गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। सो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 9 पार्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, पहले इसे आपको रीड करना होंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है फिर वो आपको चूज करने होंगे, ठीक है। सो पहला है, देखिए पहले में आपको क्या लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू इक्वलिटी टू ऑल। तो हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू इक्वलिटी सबको प्रोवाइड करते हैं, हर एक सिटीजन को। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड में, अनटचेबिलिटी हैज़ एबोलाइज्ड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनटचेबिलिटी एबोलाइज्ड हुआ है, लेकिन ये आर्टिकल 15 में नहीं, आर्टिकल 17 में हुआ था। तो डैट इज ये वाला ऑप्शन आपका फॉल्स है। फिर देखिए पब्लिक प्लेसेस हैव बीन रिजर्व फॉर ओनली अ फ्यू पीपल। पब्लिक प्लेसेस जो है कुछ पीपल के लिए रिजर्व है, तो नहीं, पब्लिक प्लेसेस सभी के लिए है, ऑल फॉर ऑल सिटीजन। डैट इज ये वाला ऑप्शन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो डैट मीन्स क्या आपको समझ आ गया था कि पहला वाला ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट है, ओनली 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोस्टा रिका। सो कोस्टा रिका के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है, कोस्टा रिका इज कंसिडर द हेल्थीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है, तो ये आपका जो है सही है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, कोस्टा रिका स्पेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट ऑन आर्मी। वो तो आर्मी में खर्च ही नहीं किया था उन्होंने, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। सी पार्ट देखिए, देयर इज लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। तो लैक फैसिलिटी और लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी तो वहाँ बिल्कुल नहीं है, लैक यानी कि कमी, वहाँ तो हेल्थ फैसिलिटी को ज़्यादा ध्यान रखा गया था, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड और थर्ड फॉल्स है। एजुकेशन इज नॉट कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट इन कोस्टा रिका। जो एजुकेशन है वहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं माने जाते थे, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो ये भी फॉल्स है। तो आपका जो फर्स्ट वाला था वो आपका ट्रू है, डैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। फिर देखिए 11 पार्ट, 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। रीड द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है एंड चूज द करेक्ट आंसर। जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसे चूज करने हैं। तो फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट 1, ओनली पब्लिक हेल्थ सर्विस आर अवेलेबल इन इंडिया। जो सिर्फ पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या हमारे इंडिया में अवेलेबल है, तो नहीं, हमारे प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, दोनों ही है। एंड सेकंड में स्टेटमेंट देखिए, ओनली प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर अवेलेबल इन इंडिया। अगेन ये भी गलत है, बिकॉज पब्लिक प्राइवेट दोनों ही है, तो ये भी फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट ही आपका इनकरेक्ट है। सो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिकम रूलर खिलजी डायनेस्टी। तो नाम आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 13, हु प्रोपाउंड द पॉलिसी ऑफ सुलीकुल। तो सुलीकुल जो है किसने पॉलिसी को प्रोपाउंड किया था, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अकबर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट आर गिवन। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट होगा, एक होगा आपका एसेसन, दूसरा हो जाएगा आपका रीजन। रीड द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट को रीड करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर उसका आपका करेक्ट ऑप्शन
बताने होंगे। तो असर्शन पहले हम रीड करेंगे। असर्शन में देखिए, द रूलर्स ऑफ गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला एराज फॉट अमंग देमसेल्फ फॉर सेंचुरी टू कंट्रोल ओवर कनौज। तो जो गुर्जर प्रतिहारा था एंड राष्ट्रकूटा पाला एरा, ये जो थे ये सारे कनौज के लिए लड़ रहे थे कंट्रोल पाने के लिए। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। फिर रीजन में देखिए, द बैटल ऑफ रूलर ओवर कनौज वॉज अलॉन्ग लॉन्ग एंड देयर वेर 3 पार्टीज। तो यहाँ पर जो बैटल था यहाँ पर लॉन्ग चलता रहा कनौज में एंड यहाँ पर 3 पार्टीज थे, इसलिए इस बैटल को हम ट्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पर 3 पार्टी थे, एक गुर्जर प्रतिहारा, एक राष्ट्रकूटा और एक पाला डायनेस्टी। क्योंकि तीनों ही कनौज के लिए लड़ रहे थे तो इसे ट्रीपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है एंड दोनों ही ट्रू है एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू करेक्ट। ठीक है, ए और आर करेक्ट है एंड जो रीजन है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15, 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट गिवन है, एक है आपका स्टेटमेंट 1 एंड दूसरा है आपका स्टेटमेंट 2। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। जो आपका रीड, दोनों ही स्टेटमेंट को रीड करना है एंड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1 देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। मैन्युस्क्रिप्ट जो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, तो येस ये आपका ट्रू है। एंड जो सेकंड देखिए स्टेटमेंट 2, मैन्युस्क्रिप्ट आर केप सेफ इन आर्चिव। मैन्युस्क्रिप्ट को अच्छे से आर्चिव में रखा जाता है, तो ये भी आपका ट्रू है। डैट इज दोनों ऑप्शन ही आपका ट्रू है, स्टेटमेंट ही ट्रू है। सो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके टोटल 15 एमसीक्यू कंप्लीट होता है, तो ये सारे आपके 15 मार्क्स के थे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी, ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपके 2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर टोटल आपके 4 क्वेश्चन है, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सारे 2 मार्क्स के हैं। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना ही करना है, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। थर्ड में आपके पास चॉइस है, जहाँ पर भी आपको और मिलेगा डैट इज चॉइस है, या तो आपको ए पार्ट करना है या तो आपको बी पार्ट करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका चॉइस है, या तो आपको ए पार्ट करना है या तो आपको बी पार्ट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में कोई और पार्ट नहीं है, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारे आप क्वेश्चन रीड कर लो, इसी का हम सॉल्यूशन अभी करेंगे। सो डिस्क्राइब द व्यू ऑफ हिस्टोरियन। आपको हिस्टोरियन के व्यू को डिस्क्राइब करना है रिगार्डिंग पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, सो देखिए हिस्ट्री डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट पीरियड्स टू बेटर अंडरस्टैंड एंड स्टडी द पास्ट। हिस्ट्री को इसलिए डिवाइड किया गया था ताकि हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारे पास्ट में क्या हुआ है। पीरियडाइजेशन हेल्प टू ऑर्गेनाइज हिस्टोरिकल इवेंट इनटू मैनेजेबल सेगमेंट बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट चेंजेस और डेवलपमेंट। पीरियडाइजेशन जो है ये हमारे जो हिस्ट्रिकल इवेंट था उसे बहुत ही मैनेजेबल सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सच एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल शिफ्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ए पार्ट है एंड ये आपका बी पार्ट है, तो इसके बीच में और है तो आपको कोई भी एक करके आना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, डिस्क्राइब एनी 2 फीचर ऑफ मिड डे मील स्कीम। तो आपका जो मिड डे मील सिस्टम था उसका 2 फीचर आपको बताने हैं। सो फर्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड फ्री लंचेस। फ्री लंच दिया जाएगा बच्चों को इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड इट एम टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल लेवल। तो इसका जो न्यूट्रिशनल लेवल है यहाँ पर जो पौष्टिक खाना यहाँ पर दिया जाता है एंड ऑल्सो एनकरेज स्कूल अटेंडेंस में भी इसे एनकरेज किया जाता है। फिर देखिए हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे इक्वलिटी को इंश्योर करता है। तो फर्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन प्लेग्राउंड, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं था कोई भी ग्राउंड पे, जस्ट लाइक रिलीजियन के हिसाब से हो, रेस के हिसाब से हो, कास्ट के हिसाब से हो, जेंडर के हिसाब से हो या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। एंड देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, बाय गारंटी इक्वल प्रोटेक्टिंग ऑफ लॉ। एंड गारंटी करता है कि जो हर लॉ जो है वो इक्वल है एंड प्रोटेक्टेड है एंड अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड हर एक पब्लिक को ही ये अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, हर एक सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का अगेन ए पार्ट है एंड यहाँ पर बी पार्ट है एंड यहाँ पर है आपका और।
तो ये आपका चॉइस में है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पार्ट का, एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताना होगा। सो हेल्थ सर्विस आर इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प प्रिवेंट डिजीज, जो है हमें रोकता है डिजीज को प्रिवेंट करने में, प्रोवाइड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोमोट ओवरऑल वेलबींग, ताकि हम ठीक रहे तो वो भी हमें ध्यान रखते हैं हेल्थ सर्विस वाले। सो विच इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी, तो ये हमारे लाइफ की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर देते हैं। एंड बी पार्ट देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो पब्लिक एंड प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। पब्लिक हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एंड ऑफन फ्री और लो कॉस्ट, ये फ्री होता है या तो बहुत ही लो कॉस्ट में ट्रीटमेंट होता है। जबकि प्राइवेट जो हेल्थ सर्विस है वो रन बाय इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल और कोई कंपनी जो है वो रन करते हैं, यूजुअली रिक्वायर पेमेंट, जिसके लिए हमें कोई पेमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एनालाइज द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है उसे आपको बताने हैं। तो द बार्टर सिस्टम इज एन एंशियंट मेथड, ये एक बहुत ही पुराना मेथड है ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स एंड सर्विस एंड ट्रेड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी। इट रिक्वायर्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, मीनिंग बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर ऑफर। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये विदाउट मनी के अलावा ही ये सिस्टम होता है जहाँ पर हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हम हमारा सामान एक्सचेंज करते हैं कोई किसी और चीज़ की जगह। लेट सपोज मुझे आलू चाहिए एंड आपको टोमेटोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोमेटोज मैं आपसे ले लूँगी एंड मैं आपको आलू दे दूँगी, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सचेंज हो गया। तो इसी को हम कहेंगे बार्टर सिस्टम, जहाँ पर कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी है, तो इसमें आपका और है, तो आपको आइदर ए करना है या तो आपको बी पार्ट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका और पार्ट है, तो या तो आपको ए पार्ट करना है या तो आपको बी पार्ट करना है। ठीक है, सो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या है, राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ रिवर। आपको रिवर के 3 फंक्शन लिखने होंगे। और बी पार्ट में क्या है, राइट एनी 3 फंक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, आपको ग्लेशियर के 3 फंक्शन लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखिए, इफ़ यू वर बॉर्न ऑन समोआ आइलैंड, अगर आप समोआ आइलैंड में बॉर्न करते थे 1920s के दौरान, तो व्हाट काइंड ऑफ रोल वुड यू हैव टू एक्सपेक्टेड टू डू, तो आपको क्या करना ही होता, तो वो आपको डिस्क्राइब करके लिखना होगा। एंड बी पार्ट देखिए, एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना है। तो सभी के एक बार आंसर देखिए। 6 का ए पार्ट, फंक्शन ऑफ रिवर, 3 फंक्शन रिवर के। तो रिवर वाटर जो है वो वाटर प्रोवाइड करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए। सो प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, जो रिवर के वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है तो वो लाइफ को सपोर्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्पफुल होता है और जनरेट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करता है। तो ये आपके रिवर के कुछ फंक्शन हो जाएंगे। नाउ आपके देखिए इस पे बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको ग्लेशियर्स के फंक्शन लिखने हैं। ग्लेशियर यानी कि बर्फ की नदी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ग्लेशियर का, तो यहाँ पर देखिए ग्लेशियर जो है स्टोर फ्रेश वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस, ये एक्चुअली फ्रेश वाटर को स्टोर करके रखता है लेकिन आइस के फॉर्म में। सेकंड, सेव द लैंडस्केप थ्रू इरोजन, तो उसके जो सेव लैंडस्केप को सेव देता है। एंड थर्ड है फीड रिवर्स बाय मेल्टिंग ड्यूरिंग वार्म सीजन, गर्मी के मौसम समर सीजन में जब होता है तो यही जो बर्फ़ है यही पिघल के रिवर में पानी देते हैं, तो ये फीड्स करते हैं रिवर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 का ए पार्ट है, इफ़ यू वर बॉर्न ऑन समोआ आइलैंड, अगर आप समोआ आइलैंड में बॉर्न करते हो 1920 में, तो आप कौन से रोल प्ले करते। तो जस्ट लाइक देखिए, आई वुड बी एक्सपेक्ट टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़, जैसे लाइक फिशिंग हो सकता था, हम फार्मिंग कर सकते थे, या हम कोई हाउस होल्ड काम करते। रिफ्लेक्टिंग द ट्रेडिशनल रोल इन अ ट्राइबल सोसाइटी, जो भी हमारा ट्राइबल सोसाइटी को उस टाइम ट्रेडिशनल रोल्स था वही हम प्ले करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखिए, एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी कि घर का जो घरेलू काम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। सो डोमेस्टिक वर्क इंक्लूड टास्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग फॉर फैमिली मेम्बर्स। तो डोमेस्टिक वर्क यानी कि जो हम खाना बनाते हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए साफ़ सफाई करना, फैमिली मेम्बर्स की केयर करना, यही आपका क्या होता है, डोमेस्टिक वर्क में आता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मेंटेन्स द हाउस होल्ड, ये हमारा हाउस होल्ड को मेंटेन करता है। एंड सपोर्ट द वेल बींग ऑफ ऑल मेंबर, ताकि हर एक मेंबर जो है सब ठीक से रह पाए, तो ये डोमेस्टिक वर्क का बहुत इंपॉर्टेंस है।
उसके बाद देखिए सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपके, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 2 पार्ट है, ए और बी, तो इसमें और पार्ट है, दैट मीन्स आपको कोई एक करना है। तो फर्स्ट देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, आपको डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। एंड बी है डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कौन कौन से कॉम्पोजिशन से बने हुए हैं वो आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए रिव्यू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम था उसके बारे में आपका रिव्यू करना है। तो इसका आंसर देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो आपके 5 मेन लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर में। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे लोएस्ट लेयर है जहाँ पर सारे वेदर चेंजेस आप देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द एयर होता है यहाँ पर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये ओजोन लेयर है जो हमारे हार्मफुल रेज जो सनरेज से होता है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। मेसोस्फेयर जो है ये मिडिल लेयर होता है जो मेट्रोस बर्न अपॉन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो भी मेट्रोस जो हमारे अर्थ के अंदर एंटर करते हैं उसे वहीं पर बंद करवा देते हैं। थर्मोस्फेयर अ वेरी हॉट लेयर वेर ऑरास ऑकर सैटेलाइट ऑर्बिट हियर। एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर द आउटर मोस्ट लेयर दैट ग्रेजुअली मर्ज इनटू आउट स्पेस, तो एक्सोस्फेयर वो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो हमारे स्पेस में मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 8 का बी पार्ट डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कौन कौन सा है। फर्स्ट है नाइट्रोजन जो आपका 78% है, फिर है ऑक्सीजन जो आपका 21% है, अदर गैस 1% है एंड वाटर वेपर। तो नाइट्रोजन देखिए मेन कंपोनेंट है जो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन जो है एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड कंबशन, एंड अदर गैस लाइक आर्गन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम और अदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो है वो हो सकता है। एंड वाटर वेपर जो प्रेजेंट इन वेरिंग अमाउंट, डिफरेंट वेरिंग अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर वेदर एंड रेनफॉल, जो हमारे रेनफॉल एंड वेदर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 रिव्यू द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के रिव्यू करना होगा। सो देखिए ही फिक्स द प्राइस, जो प्राइस है वो फिक्स कर दिया था ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फिर देखिए रेवेन्यू वाज कलेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम पीजन, पीजन से डायरेक्टली रेवेन्यू लिया जाता था। मिनिमाइजिंग द रोल ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो बीच में थे जो पहले पीजन से रेवेन्यू लेते थे उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी को देते थे, वो जो इंटरमीडिएट्स थे उसे हटा दिया था एंड डायरेक्टली पीजन से टैक्स लेते थे। द स्टेट मेंटेन डिटेल रिकॉर्ड, जो स्टेट है वो डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि कितना लैंड है, कितना क्रॉप का टैक्स आया है, वो सब मेंटेन होता था। एंड दिस रिफॉर्म्स इंक्रीज स्टेट रेवेन्यू, जिसके कारण जो स्टेट रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ एंड रिड्यूस द एक्सप्लोटेशन ऑफ फार्मर, तो फार्मर के जो बर्बादी थी वो बहुत ही कम हो गया था। ठीक है। सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके 4 मार्क्स के हैं। यहाँ पर देखिए 3 पार्ट होंगे, सब पार्ट 10.1, 10.2 एंड 10.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो 1 मार्क्स का होगा एंड जो लास्ट पार्ट होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पैसेज है पहले हम रीड करेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक स्टेट जो इंडिया के सारे सब में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। ईच स्टेट इज डिवाइड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक जो स्टेट है वो डिफरेंट एरियाज में डिवाइड है और उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मिनिस्टर जो होगा वो अपॉइंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से इलेक्ट होगा एंड वो बाद में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा, दैट इज MLA। यू वुड हैव नोटिस दैट द पीपल स्टैंड इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो डिफरेंट पार्टीज के सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट बनते हैं। दिस MLA देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो जो ये MLA बनेंगे तो ये मे बी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के भी हो सकते हैं। ठीक है। सो 10.1 देखिए नेम द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी कौन हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो नॉर्मल पीपल है जस्ट लाइक हम, तो पीपल जो है वही इलेक्ट करते हैं। वाई स्टेट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज, स्टेट जो है स्मॉलर एरियाज में क्यों डिवाइड किया गया है, देखिए आपको पता है ना हर एक स्टेट जो है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड हो गया है ताकि हमारे जो डिफरेंट क्वेरीज है वो सॉल्व हो पाए, डिफरेंट जो हमारे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो सबका आंसर देखिए एक बार। फर्स्ट है नेम द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ फॉर द स्टेट, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। Who elect the member of legislative assembly, that is people of the state elect the member of legislative assembly through voting in election, voting करके ही ये जिताते हैं।
उसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट, वाई इज़ द स्टेट डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरिया, स्टेट जो है स्मॉल एरियाज में क्यों डिवाइडेड है आपको एक्सप्लेन करना होगा। सो ईच एरिया कैन बी वन रिप्रेजेंटेटिव, एक एरिया में एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, दैट इज एमएलए टू रेज लोकल इशू, हमारे जो लोकल इशूज़ है वो उसे सॉल्व करने के लिए। इट एंश्योर्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट आर फेयरली रिप्रेजेंटेड, ये इसलिए होता है कि हर एक जो पार्ट है स्टेट का, वो हर एक स्टेट का जो पार्ट्स है वो फेयरली रिप्रेजेंट किया जाए एंड डिफरेंट लॉ मेकिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, रीड द सोर्स गिवन बिलो, आपको यहाँ पर पहले रीड करना होगा फिर उसका आंसर देने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, आपके मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम के बारे में सब कुछ गिवन है। तो यहाँ पर आप सारे ऐसे देखिए, यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है एंड यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है एंड यहाँ पर इक्वेटोरियल लो प्रेशर है। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो ताकि हमें क्या करना है वो हमें पता चल जाए। तो देखिए फर्स्ट है मेंशन द एक्सटेंट ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड, आपको हॉर्स लैटिट्यूड के एक्सटेंट बताने होंगे। तो हॉर्स लैटिट्यूड देखिए ये है आपका हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो इसका एक्सटेंट क्या है, 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ है, ठीक है। तो ये आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स क्या होता है वो लिखना होगा। एंड वाई इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है यहाँ पर क्यों लो प्रेशर होता है ये आपको बताने हैं। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट है हॉर्स लैटिट्यूड का एक्सटेंट देखिए 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ से एंड 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए व्हाट आर ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड क्या होता है, ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एंड सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट ट्रेड्स आर कॉल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक लिखते हो तब भी आपको आंसर का फुल मार्क्स मिलेगा। फिर देखिए 11.3, वाई डज द इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पर क्यों प्रेशर बहुत कम होता है। द इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर ड्यू टू इंटेंस सोलर हीटिंग, क्योंकि हमारे वहाँ पर डायरेक्टली सोलर का जो हीट है डायरेक्ट आता है, सन का रेस डायरेक्ट आता है, विच मेक्स द राइज एंड रिड्यूस सरफेस प्रेशर, जिसके कारण वहाँ पर सरफेस प्रेशर जो है वो कम हो जाता है एंड वहाँ पर जो प्रेशर बनता है वो लो प्रेशर एरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पैसेज को रीड करना होगा फिर आंसर करना होगा। द मंगोल अंडर गेंजिस खान इन्वेडेड ट्रांसोसियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सुल्तान फेस देयर onslaught soon after. Mongol attack to the Delhi Sultan increased during the region of Alauddin Khilji and in the early of Muhammad Tughlaq rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज। तो पहले आपको बताना होगा कि हु वॉज गेंजिस खान। तो गेंजिस खान क्या था, एक मंगोल रूलर था, ठीक है। अंडर हुज रीजन गेंजिस खान एट इन्वेडेड दिल्ली, तो किसके रूलर में गेंजिस खान जो है दिल्ली को इन्वेड करते हैं, तो एक था अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के। एंड वाई डिड सुल्तान रूलर हैव टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो एक बार आंसर देखिए इसका। हु वॉज गेंजिस खान, गेंजिस खान वॉज द फाउंडर ऑफ मंगोल एम्पायर। 2 देखिए, अंडर हुज रीजन गेंजिस खान इन्वेड दिल्ली, तो किसके रीजन में था, एक था अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। वाई डिड सुल्तान रूलर्स हैव टू मोबिलाइज लार्ज स्टैंड आर्मी, दे नीड अ लार्ज आर्मी टू डिफेंड दिल्ली, उन्हें लार्ज आर्मी इसलिए चाहिए था ताकि दिल्ली को बचा पाए फ्रॉम फ्रीक्वेंट मंगोल इन्वेजन। नेक्स्ट देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना होगा। इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, इंडिया के पास लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर है। Clinic and hospital, the country also has considerable experience and knowledge in running of public healthcare system. इंडिया के पास इतने लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल है एंड कंट्री के पास डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स भी है ताकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चला पाए। दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर बाय द गवर्नमेंट. It has the ability to look of the health of large section of population scattered over hundreds of thousands of villagers. तो जनरली पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है ये आपके जो गवर्नमेंट रन करते हैं एंड ये जो है हर एक जो लोगों के, चाहे वो पुअर से पुअर हो या अमीर हो, तो जनरली ये विलेज में ज़्यादा होते हैं कि विलेज में पब्लिक हेल्थ सेंटर ज़्यादा होते हैं। तो 100 and 1000 ऑफ विलेजर्स यहाँ पर आते हैं। We will go into more detail on this later, हम इसके बारे में और भी जानेंगे। Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science, बहुत एडवांस हो चुका है हमारा जो मेडिकल साइंस है, whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. हमारे कंट्री में ही डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर हमारे कंट्री में ही फॉलो करे जाते हैं। सो फर्स्ट देखिए, वाई डू वी नीड हेल्थ फैसिलिटी, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्यों ज़रूरत है।
सेकंड देखिए, हाउ हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस हेल्प इन मेडिकल फैसिलिटी, जो प्रोग्रेस है साइंस में वो क्या कैसे हेल्प कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ को। एंड थर्ड, वाई इट इज़ नीड फॉर गवर्नमेंट टू रन पब्लिक हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, क्यों नेसेसरी है कि हमारे हेल्थ सर्विस को रन करे। आंसर देखिए सबके, वी नीड हेल्थ फैसिलिटी टू केयर फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, ताकि लार्ज पॉपुलेशन जो है उनको केयर करने के लिए हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। सेकंड पार्ट क्या था, हाउ वाज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस हेल्प इन मेडिकल फैसिलिटी, कि हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है एंड बेटर ट्रीटमेंट होने लगा है हमारे कंट्री में ही। एंड थर्ड देखिए, क्यों नेसेसरी था हमारे पब्लिक हेल्थ सर्विस, द गवर्नमेंट मस्ट रन हेल्थ केयर सर्विस टू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर, जो बेसिक मेडिकल केयर है वो प्रोवाइड कर किया जाए हर एक पीपल को, स्पेशली जो विलेज एरियाज है वहाँ पर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ज़रूरत बहुत है। नाउ देखिए आपका आता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में आपका क्या है, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके 5 मार्क्स के हैं। तो आपको कोई भी 5, यहाँ पर 6 पार्ट है, कोई भी आपको 5 यहाँ पर मैप में करके आना है। तो इसी के नीचे देखिए आपका मैप है, तो स्क्रॉल करो एक बार, तो नेक्स्ट पेज में जाओ तो आपको मैप गिवन होगा, इसी मैप पे आपको ये पॉइंट आउट करके आना है, ठीक है। तो देखिए मैप में कौन कौन सा है, पहले आपका है दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कन्नौज और राजस्थान। तो जब आप ये मैप में प्लॉट करोगे तो ये मैप देख लीजिए, ये मैप आपका आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका मैप होगा। एंड इसके बाद देखिए विजुअल इम्पेयर कैंडिडेट के लिए है, तो विजुअल इम्पेयर कैंडिडेट के लिए आंसर देख लीजिए आपका मैप का। ओके, सो ये आपका एसएसटी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से पहले ये करके जाना ही जाना है। सो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसके बाद आपके साइंस एग्जाम है एंड उसके इंपॉर्टेंट अभी आ जाएंगे आपके कुछ ही दिनों में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।